हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास मंत्र 36 पर। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा साइंस का एक टॉपिक सेल, कोशिका, उसकी संरचना एवं कार्य। ठीक है, तो मैंने पिछली कक्षा में एमसीक्यूज आपको नहीं दिए थे वीडियो में, इसीलिए मैंने सेल जो कोशिका है उस टॉपिक का आपको 50 प्रश्न का एक महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो तैयार किया आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास कोशिका कार्य एवं संरचना के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे आपका पहला प्रश्न है यहाँ पे, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की? ठीक है, ऑप्शंस है ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, स्लाइडन और ब्राउन। एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे ल्यूवेनहॉक, आपके जो ल्यूवेनहॉक है वो इन्होंने कोशिका की खोज की, लेकिन इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, या फिर इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। बैक्टीरिया की खोज की सबसे पहले और जीवित कोशिका की खोज की। दूसरा है रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की कॉर्क की सेल में। ठीक है, स्लाइडेन जो है वो इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडेन जो है इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। और जो रॉबर्ट ब्राउन हैं उन्होंने केंद्रक की खोज की। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। ठीक है, खोज तो ल्यूवेनहॉक ने भी की और रॉबर्ट हुक ने भी की, लेकिन आपका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, सर्वप्रथम खोज की इन्होंने की रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका में, कार्क की सेल में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? आपका यहाँ पे ऑप्शन है स्लाइडेन और स्वान, बी रॉबर्ट हुक, सी ल्यूवेनहॉक और डी ब्राउन। हमने पहले इससे पहले हमने देखा है कि ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका में कोशिका की खोज की। ठीक है, जीवित सेल में कोशिका की खोज की, जीवित बैक्टीरिया में, और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका में की खोज की। ठीक है, कोशिका तो की खोज की, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका में खोज की। उसके बाद ये स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने अपने तर्क दिए कि कोशिका जो है शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। जो नई कोशिका है, नई कोशिका जो है वो अपने पूर्व कोशिकाओं से निर्मित होती है, पूर्व कोशिकाओं से बनी होती है, और प्रत्येक जीव में एक या एक से अधिक कोशिका उपस्थित होते हैं, या फिर प्रत्येक जीव जो है एक या उससे अधिक कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, कैमिलो गॉल्जी और बेंडा। ठीक है, कैमिलो गॉल्जी और बेंडा। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक की। ठीक है, कैमिलो गॉल्जी ने गोल्गी बॉडी की, गोल्गी बॉडी की। ठीक है, बेंडा ने किसकी खोज की? बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया की को सर्वप्रथम अल्टमैन ने खोज की, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने। अल्टमैन ने खोज की और इसे बायोब्लास्ट नाम दिया, बायोब्लास्ट नाम दिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने। ठीक है, और जो जीवित कोशिका की खोज की उन्होंने की बैक्टीरिया में ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को। आपका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? हम देखेंगे यहाँ पे पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। देखेंगे यहाँ पे हम पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ऑप्शन है आपका सेलुलोज, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन और ग्लाइकोप्रोटीन। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन और ग्लाइकोप्रोटीन। आपका आंसर यहाँ पे है पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। आपका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम देखते हैं रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को किस नाम से और जाना जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? किन्हें कहते हैं? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। दूसरा है आपका दूसरा है आपका यहाँ पे फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी? रॉबर्ट हुक को। ठीक है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं क्योंकि इन्होंने कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज की कार्क की छाल पे। ठीक है, मृत कोशिका की खोज की। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहेंगे? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने मटर के पौधे पे अनुवांशिकी के का अध्ययन किया। मटर का पौधे पे अनुवांशिकी का अध्ययन किया। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहे जाते हैं? अरस्तु या फिर अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी, इन्होंने बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा, जूलॉजी और बॉटनी। इन्हें जूलॉजी की भी कभी जनक कहते हैं, बॉटनी के जनक कहे जाते हैं थियोफिस्ट और जूलॉजी के जनक कहे जाते हैं अरस्तु। ठीक है, इनकी पुस्तक भी है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 6। ल्यूवेनहॉक को और किस नाम से जाना जाता है या फिर ल्यूवेनहॉक को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा है ल्यूवेनहॉक को किसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल और फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं थियोफिस्ट। फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं थियोफिस्ट, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें 500 से अधिक पौधों का वर्णन किया। बॉटनी के जनक या फिर वनस्पति विज्ञान के जनक। आपका आंसर है यहाँ पे आंसर नंबर बी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहे जाते हैं ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा है सिर्फ सबसे छोटी कोशिका कौन सी है।
इसमें ये नहीं पूछे कि मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, आपका ऑप्शन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओवम, बी स्पर्म, सी माइकोप्लाज्मा, डी न्यूरॉन। यहाँ पे ओवम जो है वो मानव की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। स्पर्म जो है मानव की सबसे छोटी कोशिका है, और जो न्यूरॉन है वो सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका है, इसका सेल डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन इसमें नहीं होता। इसमें एक बार क्षति पहुंचने के बाद ये अपने आप को विभाजित करके नई कोशिका नहीं बना पाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, माइकोप्लाज्मा जो है अब सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा कही जाती है। प्लूरल निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म एक माइकोप्लाज्मा का एक टाइप होता है जिसका साइज होता है 0.1 से 0.3 माइक्रो, जिसका साइज होता है। ये जो है हमारा सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि एक प्रकार की बैक्टीरिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कही जाएगी? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कही जाएगी? ऑप्शन है आपका ओवम, बी शुतुरमुर्ग का अंडा, सी न्यूरॉन, डी आरबीसी, ठीक है, डी आरबीसी। यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका में आता है। ओवम जो है मानव की सबसे बड़ी कोशिका है। न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका है, और आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल कहे जाते हैं, जो कि ब्लड में मौजूद होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है आपका आरबीसी, बी ओवम, सी स्पर्म, डी न्यूरॉन। आरबीसी, ओवम, स्पर्म, न्यूरॉन, कौन सी कही जाएगी सबसे बड़ी कोशिका? चलिए देखते हैं। आरबीसी जो है वो है रेड ब्लड सेल, जो कि ब्लड में मौजूद होते हैं। ब्लड में दो टाइप के सेल मौजूद होते हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। स्पर्म जो है सबसे छोटी कोशिका में कही जाएंगी। न्यूरॉन जो है लंबी कोशिका है सबसे, और ओवम जो है मानव की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है, मानव की सबसे बड़ी कोशिका है। आगे हमारा है अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? हमने यहाँ पे देखा है ओवम जो है मानव की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका है जिसका डिवीजन नहीं होता है। स्पर्म जो है सबसे छोटी कोशिका है मानव की, ठीक है, स्पर्म जो है सबसे छोटी कोशिका है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सबसे लंबी कोशिका कौन सी कही जाएगी? सबसे लंबी कोशिका कौन सी कही जाएगी, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी कही जाएगी हमने अभी देखा। ऑप्शन है इसका आरबीसी, बी ओवम, सी न्यूरॉन, या फिर डी स्पर्म। आरबीसी, ओवम, न्यूरॉन या फिर स्पर्म। आंसर क्या है इसका? आपका इसका आंसर है सी न्यूरॉन, ठीक है। सी न्यूरॉन जो है आपका ये सबसे लंबी कोशिका है जिसका डिवीजन नहीं होता है, जो कि हमारे नर्व सेल में पाया जाता है। नर्व सेल में जो है न्यूरॉन पाया जाता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम के नर्व सेल में न्यूरॉन पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12,
कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी बताएंगे। कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्गी बॉडी या फिर डी वैक्यूल। कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? यहाँ पे हम देखते हैं, राइबोसोम जो है, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कही जाती है। गोल्गी बॉडी में लाइसोसोम का निर्माण होता है। वैक्यूल्स जो है ये एक बड़ी प्रकार की रिक्तिका होती है जिसमें जल या फिर तरल पदार्थ स्टोर रहते हैं, या फिर अधिक मात्रा में प्रोटीन, खनिज, लिपिड ये सभी क्या है यहाँ पे स्टोर रहते हैं। ठीक है, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें जो है एटीपी का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है, जो कि 4.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा के बराबर होता है। और एक मनुष्य को दिन में 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और एक ग्लूकोज से हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो हमारे पौधे पौधे हैं, प्लांट है, उसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? आप सभी बताएंगे आंसर। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? चलिए देखते हैं यहाँ पे। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी पेप्टाइडोग्लाइकॉन, डी ग्लाइकोप्रोटीन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन और ग्लाइकोप्रोटीन किसकी बनी होती है पौधे की कोशिका? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, पौधों की कोशिका भित्ति आपका आंसर है यहाँ पे सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं हम। काइटिन प्रोटीन किसकी बनी, काइटिन प्रोटीन से किसकी सेल वॉल बनी होती है? फंजाई की। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन बैक्टीरिया और ग्लाइकोप्रोटीन एल्गी। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन से एल्गी की सेल वॉल बनी होती है। आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? हमने अभी यहाँ पे देखा बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति आपकी बनी होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है सी। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है। सेलुलोज से बनी होती है प्लांट की। सेलुलोज से बनी होती है प्लांट की। काइटिन बनी होती है, काइटिन से बनी होती है फंजाई की। ग्लाइकोप्रोटीन बनी होती है एल्गी की। सेल वॉल जो है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन आपका इसमें का आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। जो फफूंद है, फफूंद या फिर इसको बोल सकते हैं कवक या फिर फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? फंजाई की सेल वॉल बनी होती है आपकी काइटिन प्रोटीन से। ठीक है, हमने अभी देखा यहाँ पे सेलुलोज से बनी होती है प्लांट की, ट्राइडोग्लाइकॉन से बैक्टीरिया की, ग्लाइकोप्रोटीन से एल्गी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली जो है मुख्यतः किससे बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो किस का बना होता है? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है 3 लेयर में होता है।
3 लेयर में होता है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और प्राइमरी लेयर। ठीक है, जिसमें आउटर लेयर में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, मिडिल लेयर में कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली, जो है हमारी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? इसको हमने देखा है अभी। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है शब्द किसने दिया था? आंसर है इसका, साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने। ठीक है, साइटोप्लाज्म शब्द दिया था पुरकिंजे ने। सबसे पहले जीव द्रव्य शब्द दिया, जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म। इसी को प्लांट में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और एनिमल में साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने इसकी खोज की। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की केंद्रक की, गोल्जी ने गोल्गी बॉडी की, और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की? जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा था, केंद्रक की खोज किसने की? ऑप्शन है आपका रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक और स्लाइडेन। यहाँ पे है स्लाइडेन। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने खोज की कोशिका की, ल्यूवेनहॉक ने भी खोज की कोशिका की, लेकिन इन्होंने की जीवित में और इन्होंने की मृत में। ठीक है, स्लाइडेन ने दिया कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया? स्लाइडेन ने। और रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने खोज की केंद्रक की, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की केंद्रक की। आपका आंसर है यहाँ पे आंसर नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। केंद्रक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस को और क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस जो होता है सेल का, जो न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहा जाता है? पावर, ऑप्शन है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल, बी है ब्रेन ऑफ द सेल, सी प्रोटीन फैक्ट्री, या फिर डी एक्सपोर्ट हाउस। चलिए देखते हैं। पावर ऑफ द हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, शक्ति गृह या विद्युत गृह कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री कही जाती है राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन एकत्रित होकर राइबोसोम में रहता है। एक्सपोर्ट हाउस कहा जाता है गोल्गी बॉडी का, गोल्गी बॉडी का एक्सपोर्ट हाउस कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है न्यूक्लियस, मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक, जो कि कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है 21। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? ऑप्शन है आपका पोर्टर और एडवर्ड क्लाउड, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा है कैमिलो कॉल्गी, चौथा है बेंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, ए है पोर्टर एवं एडवर्ड हाउस, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी कैमिलो कॉल्जी, डी बेंडा। चलिए देखते हैं हम इसमें। बेंडा ने खोज की माइटोकॉन्ड्रिया की का नाम दिया। ठीक है, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कैमिलो गोल्जी ने गोल्गी बॉडी की खोज की, गोल्जी काय की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। पोर्टर और एडवर्ड क्लाउड जो है, इन्होंने
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और क्या कहते हैं? स्केलेटन ऑफ द सेल, स्केलेटन ऑफ द सेल, कोशिका का कंकाल कहते हैं। ये कोशिका को आधार प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम के और अन्य क्या नाम है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री या फिर एक्सपोर्ट हाउस। हमने देखा अभी एक्सपोर्ट हाउस कहते हैं गोल्गी बॉडी को, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं न्यूक्लियस को, पावर ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन के साथ साथ आरएनए का निर्माण और प्रोटीन का स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन स्टोरेज और आरएनए निर्माण राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की खोज किसने की? ऑप्शन है आपका जॉर्ज पैलेट, रॉबर्ट ब्राउन, सी है कैमिलो गोल्जी, डी है बेंडा। इसके हमने देखा ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, कैमिलो गोल्जी ने गोल्गी बॉडी की खोज की, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और जॉर्ज पैलेट जो है, जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम की खोज की। जो जॉर्ज पैलेट है उन्होंने राइबोसोम की खोज की। ठीक है, जॉर्ज पैलेट जो थे उन्होंने राइबोसोम की खोज की। इससे पहले जो है क्लाउडे नामक वैज्ञानिक जो है, क्लाउडे नामक वैज्ञानिक ने 1943 में कुछ बेसोफिलिक बॉडीज को खोजा था। बेसोफिलिक बॉडीज को खोजा था, बेसोफिलिक बॉडीज को खोजा था, जिसको इन्होंने माइक्रोसोम नाम दिया था, माइक्रोसोम। लेकिन 1958 में पैलेड ने या फिर पैलाडे या फिर पैलेड, इन्होंने राइबोसोम नाम दिया। ठीक, राइबोसोम शब्द दिया इन्होंने। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गोल्गी बॉडी की खोज किन वैज्ञानिक ने की थी? गोल्गी बॉडी की खोज किन वैज्ञानिक ने की थी? गोल्गी बॉडी की खोज की थी, ऑप्शन है आपका कैमिलो गोल्जी, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है बेंडा, डी है अल्टमैन। किन्होंने की गोल्गी बॉडी की खोज? कैमिलो गोल्जी ने। ऑप्शन नंबर ए है कैमिलो गोल्जी ने खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, केंद्रक की खोज की। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, लेकिन इसे क्या किया? इसे सर्वप्रथम बायोब्लास्ट नाम दिया था, बायोब्लास्ट नाम दिया था, जिसे बाद में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, लेकिन खोज किन्होंने की माइटोकॉन्ड्रिया की? अल्टमैन ने। कैमिलो गोल्जी की खोज की, कैमिलो गोल्गी बॉडी की खोज की कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, गोल्गी बॉडी को हम और किस नाम से जानते हैं और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल, बी है ब्रेन ऑफ द सेल, सी है प्रोटीन फैक्ट्री, डी है पावर हाउस ऑफ द सेल। आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्गी बॉडी को एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी को एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है?
माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्लास में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का शक्ति गृह, विद्युत गृह, एटीपी का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? आपका यहाँ पे ऑप्शन है ए अल्टमैन, बी बेंडा, सी ब्राउन, डी गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। किन्होंने की माइटोकॉन्ड्रिया की खोज? किन्होंने की? हम यहाँ पे देखेंगे जो अल्टमैन है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम इन्होंने खोजा, लेकिन इसका नाम इन्होंने बायोब्लास्ट दिया था, बायोब्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किन्होंने दिया? बेंडा ने, लेकिन खोज किन्होंने की? अल्टमैन ने। ब्राउन ने केंद्रक की खोज की और गोल्गी ने कैमिलो गोल्जी की खोज की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, वैक्यूओल की झिल्ली को क्या कहते हैं? वैक्यूओल की जो झिल्ली होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका पहला क्रिस्टी, बी है टोनोप्लास्ट, सी है मैट्रिक्स, डी है सिस्टर्नी। बताएंगे आप सभी। वैक्यूओल को झिल्ली को क्या कहा जाता है? वैक्यूओल की झिल्ली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका क्रिस्टी, टोनोप्लास्ट, मैट्रिक्स और सिस्टर्नी। वैक्यूओल की झिल्ली को कहा जाता है आपका टोनोप्लास्ट। बी जो है ये टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। प्लास्टिड केवल किसमें पाए जाते हैं? प्लास्टिड जो है केवल किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपका एनिमल, प्लांट, फंजाई या बैक्टीरिया। प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? आपका इसमें आंसर होगा प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये भोजन का निर्माण करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है भोजन का संग्रह करता है, और जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या करता है? रंग प्रदान करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिड अभी हमने पढ़ा, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है आपका A2, B3, C4 या फिर D5। आप बताएंगे आप सभी प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिड होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के होते हैं। हमने अभी देखा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, आपका आंसर नंबर है बी, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है हरित लवक, जिसे कहते हैं हम हरित लवक, इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। इसके कार्य क्या क्या हैं? ऑप्शन देखते हैं, भोजन निर्माण, बी भोजन संग्रह, सी रंग प्रदान करना और डी अपशिष्ट का निपटान करना। आपका यहाँ पे आंसर होगा आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, भोजन का निर्माण करता है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पत्ती और तने में ये पाए जाते हैं, पत्ती और तने में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32।
ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट क्या कार्य करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है आपके प्लांट सेल में भोजन का संग्रह करता है। ठीक है, भोजन का संग्रह करता है। इसे अवर्णित लवक कहते हैं। इसका कोई रंग नहीं होता। ये जो है फल और जड़ में पाया जाता है। फल और जड़ में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है भोजन का संग्रह करता है। ठीक है, भोजन का संग्रह करता है ल्यूकोप्लास्ट। आगे हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है क्रोमोप्लास्ट के क्या कार्य हैं? क्रोमोप्लास्ट के क्या कार्य हैं? क्रोमोप्लास्ट का हम कार्य देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है आपका भोजन का निर्माण, बी भोजन का संग्रह, सी रंग प्रदान करना और डी अपशिष्ट का निपटान। आपका आंसर यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? भोजन का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में, भोजन का संग्रह होता है ल्यूकोप्लास्ट में और रंग प्रदान करने का कार्य कहाँ पे होता है? रंग प्रदान करने का कार्य होता है क्रोमोप्लास्ट में। रंग प्रदान करने का कार्य क्रोमोप्लास्ट में होता है। इसमें जैसे गाजर है, गाजर में हमारा कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है जिससे उसका रंग नारंगी कलर का होता है। ठीक है, चुकंदर में पाया जाता है विटामिन। ठीक है, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है और फलों का जो पीला रंग है, फलों का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल। ये सभी क्या है? क्लोरोप्लास्ट के वर्णक है। ठीक है, ये सभी जो है वर्णक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। टमाटर और मिर्च का जो रंग है किससे बना होता है? कौन से वर्णक के वजह से टमाटर और मिर्च का रंग का निर्धारण होता है? हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है आपका कैरेटीन, बी है लाइकोपिन, सी है विटानिन और डी है ज़ैंथोफिल। सॉरी, किससे बना होता है? टमाटर और मिर्च का रंग का निर्धारण होता है। आपका आंसर होगा इसका बी लाइकोपिन। लाइकोपिन के वजह से टमाटर और मिर्च का रंग पहले हरा होता है, उसके बाद फिर लाल होता है। ठीक है, कैरेटीन गाजर में पाया जाता है, विटामिन जो है चुकंदर में पाया जाता है और ज़ैंथोफिल जो है फलों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। गाजर का रंग किससे बना होता है? किससे होता है? गाजर का रंग कौन से वर्णक से होता है? गाजर का रंग हम यहाँ पे देखेंगे। आपका यहाँ पे आंसर है गाजर का रंग जो है ऑप्शन नंबर ए कैरेटीन से के वजह से इसका रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 क्वेश्चन। चुकंदर का रंग किस वर्णक से होता है? चुकंदर का रंग किससे होता है? ये आगे है ऑप्शन आपका कैरेटीन, बी लाइकोपिन, सी विटामिन, डी ज़ैंथोफिल। चुकंदर का जो रंग होता है वो उसका निर्धारण होता है विटामिन की वजह से। ठीक है, विटामिन वर्णक की वजह से चुकंदर का रंग गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, गुलाबी रंग का होता है विटामिन की वजह से। ठीक है, आगे हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 37। फलों का पीला रंग, फलों का पीला रंग किस वर्णक की वजह से होता है? फलों का पीला रंग होता है आपका यहाँ पे आपका आंसर होगा फलों का पीला रंग होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ज़ैंथोफिल। आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, ज़ैंथोफिल की वजह से फलों का पीला रंग होता है। आगे देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ा कि ये 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या पाया जाता है? ऑप्शन आपका देखेंगे राइबोसोम, टोनोप्लास्ट, क्रिस्टी और न्यूक्लियस। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर होगा यहाँ पे आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है राइबोसोम पाया जाता है। चूंकि ये इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कणों पर प्रोटीन
या फिर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ये खुरदुरे या फिर रफ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? ऑप्शन है आपका प्रोटीन संश्लेषण करना, बी फैट्स और प्रोटीन का निर्माण करना, सी आरएनए का निर्माण करना, डी डीएनए का निर्माण करना। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? आपका फैट और प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ठीक है, फैट और प्रोटीन का निर्माण करना होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। निर्माण तो फैट और प्रोटीन का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ पे होता है, इसका स्टोर कहाँ पे होता है? गोल्गी बॉडी में। ठीक है, महिलाओं में प्रोटीन और फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है, पुरुषों में कम होती है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, राइबोसोम किससे बना होता है? अभी हमने कुछ देर पहले देखा, राइबोसोम किससे बना होता है? ऑप्शन है आपका केवल प्रोटीन, केवल आरएनए, आरएनए और प्रोटीन, या फिर डीएनए और प्रोटीन। आपका ऑप्शन है यहाँ पे केवल प्रोटीन, केवल आरएनए, आरएनए और प्रोटीन, या फिर डीएनए और प्रोटीन। आप बताएंगे आप सभी राइबोसोम जो है किससे बना होता है? आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है जो राइबोसोम है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41, राइबोसोम में कितने उप इकाइयों से बने होते हैं? राइबोसोम कितने उप इकाइयों से बने होते हैं? राइबोसोम की ये संरचना हम देखें, राइबोसोम कितने उप इकाइयों से बने होते हैं? राइबोसोम जो है, ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, या फिर डी 4। राइबोसोम जो है कितनी उप इकाइयों से बने होते हैं? यहाँ पे हम देखेंगे तो राइबोसोम जो है 2 उप इकाइयों से बने होते हैं। एक जो है बड़ी होती है जिसे 80S बोलते हैं, और दूसरा जो छोटा होता है 70S। ठीक है, जो है पहला जो है थोड़ा बड़ा आकार का होता है और दूसरा छोटा आकार का होता है। आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी, राइबोसोम जो है 2 उप इकाइयों से मिलके बना होता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गोल्गी बॉडी से कौन सा अंग बनता है? जो कौन सा सेल ऑर्गन जो है गोल्गी बॉडी के द्वारा निर्माण होता है? हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था इसे। कौन सा सेल ऑर्गन जो है गोल्गी बॉडी से निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी न्यूक्लियस, या फिर डी वैक्यूल। हम देखेंगे लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, या फिर वैक्यूल। गोल्गी बॉडी से जो है आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम की जो प्रारंभिक सेल जो है, प्रारंभिक सेल जो है वो गोल्गी बॉडी में बनता है। ठीक है, लाइसोसोम का जो प्रारंभिक सेल है वो गोल्गी बॉडी में बनता है। आगे हम देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की संरचना क्या कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसकी आंतरिक झिल्ली, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है, इसकी जो आंतरिक झिल्ली क्या कहलाती है? आंतरिक झिल्ली क्या कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली? आपको ऑप्शन है, पहला क्रिस्टी, दूसरा टोनोप्लास्ट, तीसरा है मैट्रिक्स, और चौथा है सिस्टर्नी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली क्या कहलाती है? जो कि बाहरी झिल्ली तो चिकनी होती है, लेकिन आंतरिक झिल्ली जो है वो फोल्डेड रहती है, अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। जो आंतरिक झिल्ली है वो क्या कहलाती है? यहाँ पे हम देखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर है ए,
क्रिस्टी कही जाती है। आंतरिक झिल्ली क्या है? ये क्रिस्टी कही जाती है। ठीक है, ये जो फोल्डेड है वो क्रिस्टी कही जाती है। और इसके आंतरिक सतह पर मैट्रिक्स पाया जाता है, जो कि जिसमें एक गाढ़ा द्रव के समान लिक्विड होता है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, लिपिड, खनिज पदार्थ, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक द्रव क्या कहलाता है? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक द्रव क्या कहलाता है? उसकी आंतरिक झिल्ली तो कही जाती है क्रिस्टी, लेकिन इसका आंतरिक द्रव जो कहलाता है ये मैट्रिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक द्रव कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। कोशिका झिल्ली का गुण क्या है? कोशिका झिल्ली का गुण क्या है? पूर्ण पारगम्य, अर्ध पारगम्य, अपारगम्य या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप सभी। यहाँ पे कोशिका झिल्ली का गुण क्या है? पूर्ण पारगम्य, अर्ध पारगम्य, अपारगम्य या फिर कोई नहीं। हम यहाँ पे देखते हैं इसका गुण क्या होता है कोशिका झिल्ली का। ऑप्शन नंबर बी, अर्ध पारगम्य, इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल। पूर्ण पारगम्य वो कहलाता है जिस मेम्ब्रेन से होके सभी प्रकार के विलयन या फिर पदार्थ आर पार आ सके। ठीक है, इसे पूर्णतः पारगम्य कहते हैं। अर्ध पारगम्य कहलाता है जो कि सेलेक्टिव परमिएबल होता है, जो कि कुछ ही सॉल्यूशंस जो है वो इस झिल्ली के को पार कर सकती है और कुछ जो है नहीं कर सकती। अपारगम्य है जो किसी भी प्रकार के कोई भी इसमें सॉल्यूशन या फिर कोई भी प्रकार के पदार्थ इस झिल्ली को पार नहीं कर सकते, इसे इम्परमिएबल कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से बनी होती है। आपका आंसर नंबर है आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? हम देखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन है आपका राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और डी वैक्यूल। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण भी होता है, प्रोटीन का निर्माण भी होता है और प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण भी यहीं पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में जो है ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? हम ऑप्शन देखेंगे, राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्गी बॉडी या फिर डी वैक्यूल। कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है आपका ऑप्शन, आंसर है यहाँ पे आपका बी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए इसे शक्ति गृह या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है जिसमें इसमें 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का निपटान कौन करता है? कोशिका में जो है अपशिष्ट पदार्थ का निपटान कौन करता है? कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन है आपका पहला राइबोसोम, बी लाइसोसोम, डी सी गोल्गी बॉडी या फिर डी वैक्यूल। कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का निपटान कौन करता है? अपशिष्ट पदार्थ कोशिका में निपटान कौन करता है?
यहाँ पे आपका आंसर होगा कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ का निपटान करता है वो लाइसोसोम। ये जो है अपनी कोशिका को पचा कर नष्ट कर देता है, या फिर मृत कोशिका या फिर बूढ़ी कोशिका, क्षतिग्रस्त कोशिका को ये पचाने का काम करता है। ठीक है, पचाने का काम करता है, इसीलिए इसे अपशिष्ट पदार्थ का निपटान करने वाली कोशिका कहा जाता है। ठीक है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49। यहाँ पे इसका आंसर है कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का निपटान करता है ये आपका लाइसोसोम, जैसे कि हमने पहले देखा है लाइसोसोम। आपका क्वेश्चन नंबर 50 और हमारा ये आखिरी क्वेश्चन होगा। कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियस, सी गोल्गी बॉडी, डी वैक्यूल। कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? आप सभी इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कोशिका में डीएनए का कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में।